अस्सलामुअलैकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 2 सालों में हुकूमत की कारकर्दगी कैसे रही? क्या वो दावे और वादे पूरे हुए जो इलेक्शन से पहले अवाम से किए गए? क्या अवाम की तवक्कुआत पूरी हुई? अगर हुकूमती अराकीन को सुने तो तासुर यह दिया जा रहा है कि मसाइल जरूर मौजूद हैं लेकिन सिमत हमारी दुरुस्त है, नीयत ठीक है और मुल्क दुरुस्त सिमत में जा रहा है। माशी चैलेंजेस पर काबू पा लिया गया है, सफारती महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं, अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन को सुने तो ऐसा महसूस होता है कि मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। सच्चाई क्या है, हकायक क्या है, आदाद शुमार और हुकूमती कारकर्दगी का ये जायजा लेते हैं। सिर्फ मईशत की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ ने तजारती खसारे को 80% कम किया, $20 अरब खसारे को दरामदात में कमी लाकर $3 अरब पर ला खड़ा किया, जिसे एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। अखराजात कम किए लेकिन बरामदात बढ़ाने बल्कि दोगुना करने का दावा हकीकत में नहीं बदल सका, बल्कि जो बरामदात $24 अरब के करीब थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले, अब कम होकर वो $22 अरब पर आ गई हैं। एक और मस्बत बात हम अगर करें, तरसीलात ज़र यानी बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले पैसे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ हुकूमत के आने के बाद तरसीलात ज़र $19 अरब से बढ़कर $21.8 अरब पे आ गई और पिछले जून जुलाई के महीनों में रिकॉर्ड इजाफे के साथ इस वक्त तरसीलात ज़र बाहर से आने वाले $23 अरब तक जा पहुंचे। हुकूमत का यह भी दावा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ, मईशत को इमरजेंसी से बाहर निकाला। लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो ये कामयाबियाँ बहुत छोटी सी नजर आती है। मुल्क की GDP ग्रोथ यानी शरह तरक्की जो नून लीग 6% पर छोड़ के गई थी, इस वक्त मुल्क की तारीख में पहली बार शरह तरक्की मनफी में चली गई है। फीकस आमदनी कम होकर $1355 पर आ गई है। बेरोजगारी में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले बेरोजगारी की शरह 6% थी जो अब बढ़कर 10% के करीब है। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं हफीज पाशा साहब के बकौल वो बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार अवाम को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाने का वादा किया था, लेकिन हकीकत उससे मुख्तलिफ रही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले मुल्क की आबादी का 31% यानी 70 मिलियन के करीब लोग खते गुर्बत से नीचे थे और यह तादाद अब 40% तक जा पहुंची है। लेकिन हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी महंगाई को कंट्रोल करने में रही। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने, अफराते ज़र यानी महंगाई की शरह 6.2% थी जो जनवरी 2020 में 14.6% हो चुकी थी। और इसकी एक मिसाल आम आदमी के सामने है। रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी हुई। वही डॉलर जो तहरीक इंसाफ के मुताबिक नून लीग के दौर में मसनूई तौर पर कम रखा गया था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आज 168 रुपए तक पहुंच चुका है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव तो चले आलमी मंडी से जुड़ा है, लेकिन हुकूमत आम आदमी को कम कीमतों का फायदा भी नहीं दे सकी। चीनी की कीमत आज 100 रुपए से ऊपर जा चुकी है, बावजूद इसके कि हुकूमत ने नोटिस लिया, इंक्वायरी की। आटा, दाल, गोश्त, दूध, इन सब रोजमर्रा की अशाए खुदनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और खुद हुकूमत मान भी रही है कि एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज की हुकूमती कारकर्दगी रिपोर्ट में इन हकाइक को एक तरफ रख दिया गया। इस बात को हम तस्लीम करते हैं कि हुकूमत का एहसास प्रोग्राम या ग्रीन पाकिस्तान मुहिम, गरीब आवाम के लिए शेल्टर होम और मुफ्त खाने का मनसूबा हो, सेहत इंसाफ कार्ड का प्लान हो, ये सब बड़े मस्बत इकदाम थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के। लेकिन अभी तक इन मनसूबों के नताइज अवाम के सामने नहीं आए। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान का यह मानना है कि हुकूमत की नाकामी का तासुर सिर्फ अपोजिशन दे रही है, जिससे एहतसाब का डर है। यह बात उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कामरान खान के इंटरव्यू में कही। वो जो सारा एलीट है, वो जो शोर मचाता है, जो उनको अगर आप नैब में बुलाते हैं तो 200 लोग लेके चले जाते हैं, उनको जब बुलाते हैं वो अदालत फैसला करती है तो वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। वो एलीट मानती नहीं है, वो समझती है उनकी प्रिविलेज पोजीशन है। तो पहली दफा पाकिस्तान में वो स्टेप्स उठाए गए हैं जो ये ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए हैं और उसकी वजह से आप बड़ा शोर सुनते हैं। आप तबाह हो गया मुल्क। वो सारा जो एक छोटा सा एलीट तबका है जो कि अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, वो सब इकट्ठा हो गया और वो 2 साल मुसलसल इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश में है। लेकिन बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत की वापसी, करप्शन के खात्मे, एहतसाब के नारों पर खुद हुकूमती अराकीन कैसे माजी में अपनी नाकामी का एतराफ करते रहे, खुद तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादियों की जुबानी सुन लें। 2 साल में जितना हमें उधर बढ़ना चाहिए था उतना हम नहीं बढ़ सके। जो टीम्स बनाई गई थी रिफॉर्म्स के लिए, शायद उन्होंने उतना तेजी से काम नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। जो हमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जो पार्लियामेंट के अंदर रिफॉर्म लाने चाहिए, वो जो है वो ला नहीं पा रहे। FBR की रिफॉर्म, स्टील मिल, PIA, रेलवे, जिस किस्म की रिफॉर्म्स लोगों को उम्मीद है हमारी हुकूमत से, उस किस्म की रिफॉर्म्स लोगों को अभी महसूस नहीं हो रही। जो एविएशन का था या जो भी चीज़ें थी, इसमें बड़ी नेक नियती से हमने की थी
लेकिन कुछ चीज़ें मिसहैंडल हो गई। नेब की कारकर्दगी से मैं बहैसियत वजीर के, मैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी के मायूस हो रहा हूँ। चीनी महंगी ना होने देना, उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे लोग जो है ना वो फेल हुए। पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवाया। शायद हम बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, हम बीमारी की जो अलामात हैं उनको दबाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मीडिया से अगर छोटी मोट टुक टक है तो ख़त्म करनी चाहिए। सबसे पहली जो हमने गलती की ना, वो हमारी जो मीडिया के साथ रिलेशनशिप जो है वो आते ही ऐसे इस्टेब्लिश हो गई जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हुकूमत की बड़ी जगनसाई हुई है और लोग हमें इल्ज़ाम देते हैं कि भाई हमें और कुछ नहीं, हमें क्रिकेट ही ठीक कर लेनी चाहिए। हर आदमी गाली दे रहा है, हमारे खिलाफ बात जाती है कि हमें एक अच्छी क्रिकेट टीम भी सिलेक्ट नहीं कर सके। अवाम ने यकीन कर लिया जब हमने कहा कि ये नवाज शरीफ चोर था, आसफ जरदारी चोर था। अब लोग कहते हैं यार 2 साल हो गए हैं, बस करो ये गर्दान, हमें अपनी बताओ कि आपने क्या डिलीवर किया। पुलिस में इस्लाहात का वादा अधूरा रहा। जो पंजाब में 5 आईजी और 4 चीफ सेक्रेटरीज की तब्दीली से जाहिर है एफबीआर में इस्लाहात का मामला अब तक पूरा नहीं हो सका, जबकि अब तक 5 चेयरमैन एफबीआर के बदले जा चुके हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 3 चेयरमैन बदले जा चुके हैं। वजारत सेहत में 2 बार तब्दीली हुई। वजारत खारजा कामयाबियों का दावा तो करती है, लेकिन खुद हुकूमत ही की वजीर इंसानी हुकूक श्री मजारी ने वजीर खारजा की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। सऊदी अरब के साबिक सफीर ने हाल ही में शाह महमूद कुरैशी को एक नाकाम वजीर खारजा करार दिया है, जो अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उनके बकौल सऊदी अरब पर इल्जामात आयद करते रहे। और जराए के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरे सऊदी अरब इसी मामले को सुलझाने की कोशिश थी, जिनको इससे पहले सी पैक पर वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद के मनफी बयानात के बाद चीन से ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करनी पड़ी। हुकूमत के अराकीन के सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि हुकूमत अपने दावे पूरे कर चुकी है। हाँ, अभी 2 साल ही हुए हैं, हुकूमत के पास मजीद 3 साल का वक्त है, लेकिन क्या हुकूमत अब तक की गलतियों से सबक हासिल करेगी? क्या अंदरूनी इख्तलाफात पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ दिया जा सकेगा, जिसमें अब तक हुकूमत वाज़े तौर पर नाकाम रही है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मौन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे पास भी ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर आपकी कारकर्दगी जो है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही, ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर कारकर्दगी आपकी बेहतर रही। लेकिन आपसे गुफ्तगू का आगाज इससे करेंगे कि इन 2 बरसों में ऐसे कौन से शुबे थे, कौन से फैसले थे जो आप बेहतर तरीके से कर सकते थे? यहां से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं अक्सर लोग इस सवाल का जवाब देते हैं जिंदगी के बारे में भी, हुकूमत के बारे में भी, अपनी जाती जिंदगी के बारे में भी, लेकिन मैं इस सवाल पे और इसके जवाब पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब आप फैसला करते हैं तो आप वो माजी में कर चुके होते हैं, और जब आप फैसला करते हैं तो उस टाइम वो बेस्ट जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उनको देख के करते हैं। अब जब आप पीछे देखते हैं तो आपको चीजें और तरह से नजर आती हैं। तो ये आपकी अपनी जात के साथ भी या किसी भी शख्स के साथ इंसाफ की बात नहीं होती कि आप बाद में देख के, पीछे देख के कहें कि वो फैसला गलत था। वो फैसला उन हालात में बिल्कुल ठीक था जब आपने किया। तो इसलिए मैं आपको ये तो जवाब दे सकता हूँ कि हमारे कौन से फैसले ऐसे थे जिनका बेहतरीन रिजल्ट आया, कौन से थे जिनका कम रिजल्ट आया, और कौन से थे चले ये बता दें डॉक्टर साहब, देखिए सीखने पे तो आप खुद प्रोफेसर रहे हैं, सीखने पे तो जाहिर बात है आप बिलीव करते हैं। कौन से ऐसे फैसले थे जिनसे सीखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। सही। इस तरह से मैं इसको पुट अप करना चाहूंगा। देखिए, ये जो हुकूमत थी और इसका पहले दिन से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वे फॉरवर्ड था इस हुकूमत में, वो इंसानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट था, इंसानों के बारे में फैसले थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी चंद दिन पहले वज़ीर आज़म साहब से डांट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कुछ लोगों के साथ, जब उन्होंने दोबारा कहा कि जो एहसास प्रोग्राम है उसमें हमारी जो पॉलिटिकल विजडम है उसको नहीं लिया जाता, हमसे हलकों की लिस्टें नहीं ली जाती, और हमें उसका जो पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता था वो नहीं हो सका मेंबर कौमी असम्बली या दूसरे कुछ चंद हमारे दोस्तों ने। तो वज़ीर आज़म ने बड़ा क्लियर कहा कि ये प्रोग्राम मैं सियासत के लिए नहीं कर रहा, ये प्रोग्राम मैं इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह ने आपको और मुझे तौफीक दी है कि हम किसी की खिदमत कर सकें।
तो इस जगह पे बैठे इसका अगर सियासी तौर पे कोई नुकसान भी हो रहा है आपके ख्याल में, तो मैं फिर भी इस प्रोग्राम को बंद नहीं करूंगा, ये चलेगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम ये कि इंसानों की जिंदगी में क्या फर्क ला रहे हैं। तो अगर इस हुकूमत को देखें तो इस हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। ये ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम की और कहीं मिसाल हमारे जैसे मुल्क में नहीं मिलती कि इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से इतने लोगों को कैश इमदाद इतने कम वक्त में मिली हो। उसके अलावा असासाजात ट्रांसफर हुए। स्टंटेड ग्रोथ का हमने पहले दिन से वादा किया था कि जिन बच्चों को पूरी खुराक नहीं मिलती उनके ऊपर, ठीक, वो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा साबित हुआ। वो अब हमारा प्रोग्राम रोल आउट हो गया है। उसके साथ साथ कोविड के अंदर हमने तकरीबन 35 लाख खानदानों को बिजली में जो है वो बिजली के बिलों में उनके माफ किए, जो बिजली के बिलों में उन्हें सब्सिडी दी, जो कि छोटे बिजनेसमैन थे उनको उठाने के लिए। पहली दफा इतने सालों में आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हुई, उसमें ग्रोथ हो गई है। पहले साल में आपकी जो है वो वॉल्यूम जो है वो ग्रोथ हुई, तो अब आपके यहाँ जो है वो डॉलर ग्रोथ भी हो गई। ये इससे पहले जो 6-7 साल थे उसमें नेगेटिव ग्रोथ थी, एक साल भी आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी थी। वो जो बार बार जीडीपी कहते हैं, जीडीपी ग्रोथ बार बार राग अलापते हैं, वो जीडीपी ग्रोथ तो होगी अगर आप कर्जे लेके मुल्क में जेलें बनाना शुरू कर दें, कोई चीज भी बनाना शुरू कर दें, तो जीडीपी तो ग्रोथ दिखाएगी। लेकिन क्या वो कर्जे तो आपने भी लिए ना, फिर जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस कर्जों के साथ तो उसका एज सच कोई रिलेशन नहीं है। जीडीपी ग्रोथ मैं बताता हूँ हमारी हुकूमत में जो हमारा प्राइमरी हम सरप्लस में हैं कि जो हमारे महसूलात हैं, जो टैक्स इकट्ठा हुआ, आमदन है जो हमारी, और जो हमारे अखराजात हैं, हमारी आमदन ज्यादा है। ये पाकिस्तान में बहुत देर के बाद हुआ, बहुत मुद्दत के बाद हुआ कि हमारी आमदन ज्यादा है और हमारे अखराजात कम हैं। हाँ, इसमें से जो आप सूद देते हैं, डेट सर्विसिंग, उसको जब हम निकालते हैं तो आपका जो प्राइमरी है वो सरप्लस है पहली दफा। अब ये अखराजात ऐसे ही तो कम नहीं हो गए। मसलन आज एक टेलीविजन का इंटरव्यू था, मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जी। उनके कैमरामैन और दूसरे लोग आए हुए थे, उन्होंने कांटेक्ट किया अपने पीछे हेड ऑफिस को दूसरे शहर में, वहां से उनकी एक आला शख्सियत का मुझे फोन आया, मीन ऑर्गेनाइजेशन में जो आला ओहदे पे थे, कि यार हमारे लोगों को वहां कोई पानी नहीं पिला रहा ऑफिस में, तो जरा पानी तो पिलवा दें। मैं गया तो वहां पानी भी था, चाय भी थी। जब उन दोस्तों से पूछा, जो कैमरामैन थे, दूसरे लोग थे, कि भाई और क्या चीज पेश करें, तो उन्होंने कहा कि कोई रिफ्रेशमेंट नहीं हुई। पहले आते थे इंटरव्यू लेने तो यहाँ रिफ्रेशमेंट होती थी। अब मेरा दिल था कि मैं उन्हें रिफ्रेशमेंट कराऊं, मेरे कुलीग है, बट वहां कोई मौजूद नहीं है सिलसिला वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कि उन्हें रिफ्रेशमेंट कराई जा सके। तो मैंने कहा जी ये चाय बिस्किट है, ये मिल सकते हैं। ठीक, ये आपने डॉक्टर साहब देखिए, ये तो हम उस डिस्कशन में चले गए जो अच्छे काम आपने किए और जो स्टेटस को में जितनी भी तब्दीली ला सकते थे इमरान खान साहब, वो उन्होंने किया, बिल्कुल किया। लेकिन आपसे ये सुनना चाहूंगा कि देखिए, गरीब आदमी का मसला जो है वो है आटा, दाल, चीनी, चावल। आटा स्कैंडल अलग से, चीनी स्कैंडल अलग। इन 2 सालों में ना तो उस माफिया को उस तरह से आप कंट्रोल कर पाए, और ना प्राइसिंग मैकेनिज्म तो आप ठीक से बना सकते थे इन 2 सालों में। आज भी आप जाएं देखें, यूटिलिटी स्टोर की प्राइस जो है वो 70-75 होगी, लेकिन 100 रुपए से कम कहीं पे आपको चीनी पर केजी नहीं मिलेगी। मैं अब आपको चीनी का बताता हूँ। देखिए, ये बात तो आपको तय है ना कि चीनी की, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि चीनी की जो लागत है वो तय हो जाती है नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक, क्योंकि उसी टाइम क्रशिंग होती है, उसी टाइम चीनी बनती है, बन के स्टोर हो जाती है, राइट ना। उसमें कोई नया फैक्टर तो इन नहीं होता उसकी कॉस्ट का। अब चीनी उस टाइम पे आपके सामने जिस कीमत पे थी, बाद में कोर्ट का फैसला आया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने खुद कहा कि हमसे 70 रुपए चीनी ले लें, आपको याद होगा, एक्स मिल। आज ये वही एक्स मिल प्राइस जो है वो 90 रुपए के करीब 85 रुपए पे दे रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ माफिया के लोग हैं। नहीं, वो डॉक्टर साहब सिर्फ शुगर, कतई कलामी की माफी, देखें मैं सिर्फ शुगर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन जो है वो आप उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान से। मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, हुकूमत के पास तमाम वो मीन्स होते, 2 चीजें आपने देखनी होती है जब भी आप कहते हैं कंट्रोल नहीं कर सके। एक, हुकूमत खुद मिलके तो नहीं लूट रही। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई अपनी शुगर मिल्स हैं शरीफ खानदान की तरह, या जिन लोगों की हमारी गवर्नमेंट के अंदर जिनकी मिल्स हैं उनको तो नहीं नवाजा जा रहा। नंबर 1 वो तो हुआ ना डॉक्टर साहब, चले। नंबर टू ये
कि क्या जो लीगल मीन्स मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर के पास या किसी सूबे के पास जहां हमारी हुकूमत है, उन लीगल मीन्स को यूज किया जा रहा है कि नहीं। ये दो ही काम आप हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं ना। तीसरा काम आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप किसी को पकड़ के उसकी कानपट्टी पे पिस्तौल रख के गोली मार दें। आप पकड़ के जेलों में डाल देना, इंक्वायरी स्टेजेस पे जेलों में डाल दे, जिस तरह बाकी लोगों के साथ होता है। ये तो हो सकता है। मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि हमारी आपकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल जायज है, लेकिन आप एक बात नहीं समझते कि हम किसी कानून के कायदे के अंदर काम करते हैं ना। अभी एक चैनल ने बहुत ही बेहुदा, अब तक चैनल है उसने बहुत ही बेहुदा खबर जो है वो ऑन एयर किया आज, जिसका कोई वजूद ही नहीं था, कि शाह महमूद कुरैशी साहब और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके दरमियान उसका रिबटल तो मैं सबसे पहले मैं दे चुका हूं कि ऐसी कोई, मैंने अपने सोर्सेज से मालूमात की और उसी वक्त सुन लीजिएगा। अब मेरा दिल तो ये कर रहा है कि उस चैनल को बहुत बड़ी सजा मिले इस पे, क्योंकि एक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में ऐसी खबर देना जिसकी इंप्लीकेशन दुनिया में और हो सकती है हमारे लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वही करना पड़ना है जो कानून के मुताबिक है। और कानून ज्यादा से ज्यादा क्या, चंद हजार का उन्हें जुर्माना कर देगा। अब कहने का मतलब आपको ये है कि जब आपके बारे में हम कानून में बंधे हुए हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी और जगहों पर भी आपको कानून के तहत चलना पड़ना है। अब जब कोई हाई कोर्ट या कोई कोर्ट उनको अगर इंडस्ट्री को स्टे ऑर्डर दे देती है, तो आप पहले 1.5-2 महीने तो वो स्टे भुगत रहे हैं। जब से शुगर की आई है रिपोर्ट, उसके बाद हमें मिला है, तो हमारी उनसे निगोसिएशन हो रही जैसे आईपीपीज के साथ हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन दिए और नेगोशिएशन की। डॉक्टर साहब मैं फिर कतई कलामी की माफी, देखें ये तो इस बहस में अगर हम पढ़ गए, बिल्कुल मुझे पता है कि गंदम माफिया क्या है, आटा माफिया क्या है, और वो सिर्फ आप नहीं, पूरे पॉलिटिकल, इस मुल्क की पूरी सर मेरी बात सुने ना, पूरी पॉलिटिकल फोर्सेस अगर मिल भी जाए ना, उनका कुछ नहीं बन सकता। डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे सादा से है, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, भिंडी, तोरी, ये तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। इसका जवाब बड़ा सिंपल है आपको। इसका जवाब ये है कि जिन एरियाज में तो माफिया इन्वॉल्व है, वहां पर तो हुकूमत डटी हुई है, डरी नहीं है। जहां पे स्टे ऑर्डर है उसके खिलाफ कोर्ट में लड़ी है, 6 महीने लगे, साल लगा, 2 साल लगे, 4 साल लगे, जितनी देर हम खड़े हैं हम अपने सारे ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। जैसे जैसे रास्ता बनता जाएगा आगे चलते जाएंगे। ठीक हो क्या ना जी? अब टाइम प्रेडिक्ट करना, अब जैसे काबुल में सिंध हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर डिफरेंट है, तो हमें तमाम अदालतों का भी एहतराम करना और आगे भी चलना है। अब आपने बात की भिंडी, तोरी, मूली, मतलब फूड इन्फ्लेशन इन अदर वर्ड्स, मैं थोड़ा सा उसको नैरो डाउन कर गया जी। अब मैं आपका इसका बताता हूँ। अब जब आपके यहाँ इन्फ्लेशन होगी तो फूड के ऊपर तो उसका असर पड़ेगा ना। जब अल्ले तल्लों के ऊपर, यही तो हमारी आम आवाम समझती नहीं है। हमारी आवाम सड़क बनती है और उसी सड़क के ऊपर सामने बड़ा ऊंचा सारा गांव घर बनाते हैं और सारी मिट्टी उस सड़क पे फेंकते हैं और सड़क नीचे हो जाती है, घर उनका ऊंचा हो जाता है और वहां पानी रुकता है और सड़क टूट जाती है। तो आम गांव में रहने वाला बंदा ये सोचता है, मेरी बात का यकीन कीजिएगा, आम गांव में रहने वाला बंदा सोचता है तो सरकारी पैसे से बनी है ना, मेरे पैसे से तो नहीं है। तो लोगों को ये एहसास नहीं है कि ये उनका पैसा है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, हमने इन्फ्लेशन पे बात की, इकोनॉमी पे बात की, पैसे को जब आप उनके पैसे को लूटने देंगे, आपने डॉलर को आर्टिफिशियल तरीके से एक जगह पे रोका होगा, और जब आपका रुपया गिरेगा तो इन्फ्लेशन तो होगी आपके मुल्क में। अब ये इन्फ्लेशन जो है वो अगर हमें पिछली हुकूमत देके गई, हमारा काम है हम उसे कहाँ रोकते हैं। आपके सामने आप तमाम अशारिये देख लें, सबसे हाईएस्ट रेमिटेंसेज आ रहे हैं। सीमेंट की सेल जो है वो 30% ऊपर चली गई। 3 लाख मोटरसाइकिल बिके, तो कुछ दोस्तों ने कहा जी वो इसलिए बिके कि गाड़ियां जो है, लोगों ने गाड़ियां छोड़ के तो मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। इस टाइम कोई गाड़ी ऐसी नहीं है पाकिस्तान में जो आप जाएं और आपको मिल जाए। एक नई कंपनी की गाड़ी आई, एक रात में 2700 गाड़ी की बुकिंग हो गई, एक ही रात में। ठीक है जी, उन्हें बुकिंग बंद करनी पड़ी। जितने कार मैन्युफैक्चरर हैं वो 4-4, 6-6 महीने उनकी एडवांस बुकिंग हो चुकी हुई है। सो इसका मतलब है गाड़ियों की भी सेल हाई है, मोटरसाइकिल की भी सेल हाई है।
अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, एक सवाल बड़ा ज़रूरी आपसे करना था, और जब आप भी फारिग हो जाएंगे नेक्स्ट वीक मैं और आप पूरा 1 घंटा 2 साल की कारकर्दगी पर तफसीली इस पर गुफ्तगू करेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट लेके और आपसे इकोनॉमी से लेकर फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं। रज़ाक दाऊद साहब ने एक स्टेटमेंट दी चाइना के बारे में, आर्मी चीफ को जाना पड़ा, मनाना पड़ा चाइना को, और इसी तरह शाह महमूद साहब के केस में हुआ, आर्मी चीफ गए सऊदी अरब और होपफुली अभी मामला ठीक हो जाएंगे। खारजा पॉलिसी जो है वो उस तरह से नहीं, और शेरी मिजारी साहिबा का ट्वीट जो है वो भी बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है कि किस तरह फिर सऊदी अरब के साबिक सफीर ने अरब न्यूज़ में जो लिखा वो भी बिल्कुल एक चार्जशीट है शाह महमूद साहब के खिलाफ। फॉरेन अफेयर्स में उस तरह की परफॉर्मेंस आपकी क्यों नहीं नजर आई? अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ पूरी ईमानदारी से पुटिंग माय हार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ दिस थिंग, कि अगर हमारी किसी चीज में बेस्ट परफॉर्मेंस है तो वो फॉरेन पॉलिसी में अगर हमारी हुकूमत का आप मुझे कोई एक चीज कहें कि जो आपकी बेस्ट है, तो मैं 2 चीजें शायद उठाऊंगा जो बहुत ही मुश्किल हालात में हमें मिली और हमने बहुत ही आउट परफॉर्म किया, और वजह दोनों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। डॉक्टर साहब आउट परफॉर्म कैसे किया? मैं आपको 2 हमारे बेस्ट दोस्त चाइना और सऊदी अरब दोनों को आपकी गवर्नमेंट नाराज कर गई, आर्मी चीफ उनको मनाने पहुंचे, तो ये मैं आपको दोनों बातें करता हूं। अब आपने एक बहुत संजीदा सवाल किया, उसके संजीदा जवाब ले लीजिए जी। एक तो मैं कोविड कहूंगा और एक हमारी फॉरेन पॉलिसी कहूंगा। देखिए, जब आप एक जमहूरी मुल्क होते हैं ना, तो उसमें लोगों के पास राय देने का हक होता है। लोग दोस्तों के बारे में भी राय देते हैं, बहुत करीबी दोस्तों के बारे में भी राय देते हैं। सर आई एम सॉरी, वजीर खारजा पर्सनल राय नहीं दे सकता, स्टेट की राय देता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं उस, क्योंकि ये एरिया इतना सेंसिटिव, मैं उस पर मजीद बात नहीं करना चाह रहा ना। ठीक। उन्होंने राय दी होगी तो सोच समझ के दी होगी, क्योंकि वो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। मुल्क की मफाद भी सोचा होगा, मुस्लिम उम्मा का मफाद भी सोचा होगा, हमारे करीबी भाई सऊदी अरब का मफाद भी सोचा होगा, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। हमारा उनका कोई फर्क नहीं है, हमारे वो करीब तरीन भाई हैं, वो हमारे बाजू हैं, हम उनके बाजू हैं। लेकिन बाजू होने के साथ साथ कभी कभी हम एक दूसरे के साथ गिला भी कर सकते हैं। भाई भाइयों से गिला करते हैं, दुश्मन थोड़ी करते हैं, दुश्मन तो जंग करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है जो कि बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट में, तो उसको आप ये कहें कि वो को फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ बात है। आपको क्या पता आज से 5 साल के बाद आपको लगे कि शाह साहब की जो स्टेटमेंट थी उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है। चले डॉक्टर शहबाज गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इन्हीं सारे जितने भी मामलात हैं, इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स से लेकर और इस्लाहात का जो तहरीक इंसाफ ने वादा किया था, अगले हफ्ते आपसे इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आप भी आइए, हम भी बैठेंगे तमाम अदाद शुमार के साथ। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची के मसाइल को हल करने के लिए विफाक, सिंध हुकूमत और बल्दिया पर मबनी एक एडवाइजरी कमेटी का मामला पेचीदा होता जा रहा है। कराची में तीनों स्टेक होल्डर्स के दरमियान अहम मुलाकातों के बाद इत्तेफाक राय की खबरें सामने आई। बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से यहाँ तक कहा गया कि वज़ीर आला सिंध की सरबराही में एक कमेटी बन चुकी है, लेकिन फिर ऐसी खबरें सामने आई कि उसकी कमेटी की तरदीद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने यह ऐलान किया कि अभी सिर्फ बातचीत हुई है, कुछ तय नहीं पाया, ना ही कोई कमेटी बनी है। जबकि इसी मीटिंग मौजूद MQM के मेयर कराची के मुताबिक कमेटी का बनना तय है। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिंध हुकूमत की जानिब से यह कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ? असल मामला क्या है? इन मुलाकातों में क्या बात हुई, क्या तय पाया? सिंध हुकूमत और MQM में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। साबिक मेयर कराची और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्ताल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इन मुलाकातों में ना सिर्फ शरीक थे बल्कि इतलात के मुताबिक उनसे मशवरे भी तलब किए गए और उनकी मौजूदगी पर MQM पाकिस्तान की जानिब से एतराज भी किया गया। मुस्तफा कमाल साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक एडमिनिस्ट्रेटर की बात हुई कि मुश्तरका एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाएगा, कमेटी का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं चली बल्कि पीछे की तरफ रिवर्स होकर चली गई है बात। अब आदिल भाई, ये तो जो कुछ भी पिछले 2-3 दिनों से कहा जा रहा है और मैं भी देख रहा हूँ सारी चीज़ें, हमने तो इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट या कोई बात नहीं की डेफिनेटली, इसलिए कि डेफिनेटली ये ऑफिशियली जो मीटिंग कंडक्ट करने वाले फेडरल गवर्नमेंट के लोग और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग, अगर वो ऑफिशियल अपना कोई बयान जारी करते तो शायद उस पर कोई बात होती, लेकिन हर पार्टी ने अपना अलग स्टांस दिया है। ऐसी बातें नहीं जैसी बातें जो है वो आ रही हैं। मैं आपको
आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वर्ड कि जी क्या हुआ कैसे हुआ, बट मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। ठीक है, क्रक्स ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर बैठकर इतने ऐसे एग्रेसिव किस्म की उन्होंने जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, और जो कि सही भी दी हैं, इसलिए कि जो हालात और वाक़यात हैं कराची के इस तरह के हैं। और कराची एक दिन की बात नहीं है, अभी साल से इस तरह से चीज़ें पाइल अप होती चली जा रही थी। तो अब शायद वफाक और रियासत ने समझा कि भाई इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और इसी बात की बात को सामने रखी गई कि भाई कराची ठीक नहीं है और हमने इसको ठीक करना है। इसके अंदर कोई सियासत नहीं है, कोई किसी की कोई पावर्स को एनक्रोच नहीं कर रहा। हम सब मिलकर जो है उसको कराची को हमने इसको ठीक करना है, और इसलिए ठीक करना है कि अगर कराची ठीक नहीं हुआ तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये इसकी स्पिरिट है, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बात कर रही है, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दे रही है। और यही वो लोग हैं जो कराची के जो सामने लोग थे, डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट वाले, और इनको मिलकर ठीक करना है और आपस में फैसिलिटेशन करनी है और चीज़ों को जो है वो ये एक क्रक्स है ऑफ द स्टोरी। और इसलिए देखिए अब ये मैं आपको अपनी ये इस मीटिंग के नहीं, मैं आपको अलग से अपनी एक बात करता हूँ कि देखिए हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, ये सिर्फ कराची की गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का मैटर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। इसलिए कि देखिए अगर आप जो हशर हमें तो ये पता है ना इस वाली बात का कि कराची में रॉ की पेनेट्रेशन रही है। अब ये तो मुस्तफ़ा कमाल नहीं करा, अनवर साहब जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के राइट हैंड आदमी थे, उन्होंने खुद बैठकर जो है वो टीवी कैमरे के आगे ये बात कह दी कि मैं 21 सालों से रॉ से पैसे लेकर अल्ताफ़ हुसैन साहब को पैसे पहुँचा रहा हूँ। रॉ यहाँ पर स्कूल खोलने के लिए, स्कूल में दवा देने के लिए, तो हॉस्पिटल में दवाएं देने के लिए तो पैसे दे नहीं रही थी। अब रॉ कैसे पेनेट्रेट करती है कराची में, कैसे पेनेट्रेट करेगी, या कैसे पेनेट्रेट कर रखा होगा, या कोई दुश्मन मुल्क यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लॉइट कैसे करेगा? वो इस तरह से एक्सप्लॉइट करेगा कि अगर आप किसी एक शख्स के घर में ना उसको पानी दे रहे हैं पीने का, उसके सेवरेज के पानी उसके घर से बाहर नहीं जा रहा, पीने का पानी घर में नहीं आ रहा, रात में उसको बिजली नहीं है, सुबह गैस नहीं है, घर से बाहर निकलता है तो कचरे का ढेर है उसके सामने, वो रोड पर जाता है तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो कहीं नौकरी के लिए जाता है तो उसको जाली डोमिसाइल बनाकर उसकी नौकरी को कोई पहले ही उस पर कब्जा कर चुका है। ऐसे आदमी को, ऐसे मायूस आदमी को, ऐसे नौजवान को, गुस्से वाले नौजवान को जिसके सामने डेस्पोंडेंसी है, मायूसी है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है, उसको अगर 100 लोगों में से अगर कोई नेगेटिव फोर्सेस उसके ऊपर काम करेंगे उसके जहनों पे, तो 2 आदमी तो ऐसे होंगे ना जो कि आग लगाने के लिए खड़े हो जाएंगे, नेगेटिव रस्तों पे खड़े हो जाएंगे, और हो सकता है ज्यादा खड़े हों। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये इश्यूज जो है वो ये नेशनल सिक्योरिटी से, कल को फिर आप दहशतगर्द बनाकर उसको मार रहे होंगे, पकड़ रहे होंगे, और भाई आज के हालात उसको दहशतगर्द बना रहे हैं ना। ये हमारा मौक़िफ़ है, और मैं समझता हूं कि मुल्क के चलाने वाले लोग, मुल्क के वफाकी सूबाई हुकूमतों को, मुझे नहीं पता सूबाई हुकूमत को इसका इदराक है नहीं है, मुझे लगता है कि वफाकी हुकूमत को और मुल्क के चलाने वालों को इसका इदराक है, सुप्रीम कोर्ट को इदराक है, रियासत को इसका इदराक है, और मैं समझता हूं कि ये एक पॉजिटिव बात है और कोई किसी के इख्तियारात नहीं ले रहा। और मैं समझता हूं कि ये बात जरूर है कि हाँ भाई कराची खराब हो गया है और इसको ठीक करना है। ठीक। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें देखें 2 बड़ी जो स्टेक होल्डर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी या MQM पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि MQM अपने बानी को तो छोड़ चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी फिलॉसफी को लेकर आगे चल रही है। कल नासिर हुसैन शाह ने हमारे शो में ये बात की है। अमीनुल हक साहब जो कि MQM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि असल में तो पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है कि कराची के मसाइल हल हों। कराची के मसाइल का वाहिद हल जो है वो अलग सूबा है। इस पर आप चूंकि दरमियान में रह के आप बहुत सी चीज़ों के ऐनी शाहिद भी हैं, आपका इस पर तजिया क्या है कि कौन सही है, कौन गलत है? इस वक्त कौन कराची के अवाम की बात कर रहा है और कौन नहीं कर रहा? देखिए ये तो इन तमाम जो मीटिंग्स हैं इससे तो बहुत हटकर बात है। ये तो चीज़ें डिस्कस डेफिनेटली कोई भी इस तरह की बात वहाँ पर डिस्कस नहीं हुई है, लेकिन मैं आपकी जो बातें करते हैं, बयानात देते हैं, दोनों हुकूमतें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की और सूबाई और लोकल गवर्नमेंट है MQM की, ये दोनों इस शहर को तबाह करने में इनका बराबर का हिस्सा है। और इसमें मुश्किल हो जाएगा ये मालूम करना कि भाई पता लगाना कि इसमें से बड़ा दुश्मन कौन है, शहर को तबाह करने में बड़ा रोल किसका है और कम रोल किसका है। दोनों पार्टनर इन क्राइम हैं। ये दोनों लोगों को TV पे आकर पब्लिकली ये वाली बात करते हैं, अंदर से इनकी कोई लड़ाई नहीं। जब ये MQM
सूबा बनाने की बात करती है तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंटीरियर सिंध में होता है। वो हमारे सिंधी भाइयों को जाकर कहती है कि देखो भाई, ये जो मुहाजिर हैं, ये MQM वाले हैं, ये देखो सिंध धरती को 2 टुकड़े करना चाहते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ और हमारी करप्शन को भूल जाओ, हमारी सारी बददियानती को भूल जाओ, आ जाओ, सिंध बचाते हैं। जबकि उनको पता है कि ये MQM एक गली अलग नहीं कर सकती, लेकिन इस वाली बात को वो जाकर एज इट इज़ जाकर इंटीरियर सिंध में बेचते हैं। MQM को भी पता है कि वो एक सिंध असेंबली में खड़े होकर उनका एक MP तकरीर तक नहीं कर सकता, सूबा बनाना तो दूर की बात है, लेकिन मुहाजिरों को जब इनसे पानी मांगा जाए, जब उनसे कचरे की बात की जाए, जब उनसे कहा जाए कि भाई रोड बनाओ, तो अपनी सारी करप्शनों को, अपनी सारी 35 सालों की बददियानतियों को छुपाने के लिए ये मुहाजिरों की ट्रक की लाल पत्ती के पीछे लगाते हैं कि भाई हम जब सूबा बनाएंगे तो आपका कचरा उठाएंगे, हम जब जो है वो पानी उस वक्त देंगे जब सूबा बनाएंगे। देखिए, इनकी मौजूदगी में कराची को 6 टुकड़े कर दिया गया, कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम कर दिया गया। कराची में 18 टाउन्स थे, उन 18 टाउन्स की डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट को ख़त्म करके कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया गया और सेंट्रलाइजेशन कर दी गई, और कराची की जो सेंटिटी थी एक डिस्ट्रिक्ट की, उसको 6 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। तो पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है कि हम सिंध की तकसीम जो है हमें नामंजूर है, तो भाई उन्होंने कराची को तकसीम कर दिया, तो कराची की भी तकसीम नामंजूर। मैंने ये बात की है कि भाई अगर सिंध की तकसीम नामंजूर तो कराची की भी तकसीम नामंजूर। और MQM अगर ये कहती है कि वो सिंध के 2 टुकड़े करेंगे, तो उन्होंने कराची को तकसीम कैसे होने दिया 2013 में, जब ये खुद हुकूमत में बैठे हुए थे, 2015 तक की हुकूमत में रहे हैं। इस तकसीम होने के और लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात जाने के लिए साइन उन्होंने अपने हाथों से किए। ये वजारतों के मजे लूट रहे थे, ये गवर्नरी के मजे लूट रहे थे और अपने हाथों से अख्तियारात और वसाइल दिए। तो इनका तो ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना बनता ही नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये दोनों पार्टनर्स इन क्राइम रहे। इस शहर को सिर्फ कराची वालों के शहर को सिर्फ चोरों ने नहीं लूटा, ये इसके चौकीदारों ने इसको लुटवाया है, अपने हाथों से लुटवाया है। जिनको हमने चौकीदार रखा था शहर वालों ने, उन्होंने अपने हाथों से लुटवाया। तो ये पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हो नहीं सकते, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ही रहेंगे। मुस्तफा साहब, ये बताइएगा कि क्या MQM की तरफ से आपकी इस कमेटी में शमूलियत पर या शिरकत करने पर एतराज़ किया गया वहाँ पर, कि आप क्यों आए हैं, आप किस हैसियत में आए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है सिरे से, और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, और ये जो हो भी सकती थी ऐसी बात। ठीक है मुस्तफा साहब, अब चूंकि 2-3 दिन हो चुके हैं इस इजलास को, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी CM सिंध साहब बोले, फिर अमीनुल हक साहब बोले, और MQM भी बड़ी खुल के उस पर बयानबाजी कर रही है। क्या अभी आपको ये चीज़ आगे, ये जो इनिशिएटिव लिया गया, ये आगे चलता आपको दिख रहा है, या जिस तरह प्रीवियसली माजी में इनिशिएटिव लिए गए और उसी जगह पे वो दफन भी हो गए, ये भी इसी तरह लग रहा है आपको, या आप अभी भी समझते हैं कि एक होप है? क्योंकि NDMA के उधर वहाँ पे जनरल साहब भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सबने ये कहा कि कराची के लिए मिलकर काम करते हैं। क्या समझते हैं आप, ये मामला आगे चलेगा? देखिए, पाकिस्तान को अगर आपने तबाह होने से बचाना है तो कराची को आपने यहाँ पर इसको पकड़ना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, उसको मज़ीद तबाह होने से बचाना पड़ेगा। और कराची का पोटेंशियल ही कराची के लिए थ्रेट भी है। तो अगर ये नहीं रोकेंगे, इसको नहीं ठीक करेंगे और ये सियासत करेंगे इसके ऊपर, तो फिर ये सिर्फ कराची तो तबाह होगा, तो फिर ये सिर्फ कराची ही तबाह नहीं होगा, इसके असरात पूरे पाकिस्तान में जाएंगे, पूरा मुल्क तबाह होगा। इस बात की मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग मुल्क के चलाने वालों को है, और मैं यही मुझे एक होप की, एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है ठीक किए बगैर। बाकी जो आपने कहा कि MQM क्या कर रही है और पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये सियासत कर रहे हैं, इससे इस पूरी स्पिरिट को नुकसान होगा, और ये अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू सो मच। साजिन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हयात बलोच के कत्ल केस की। हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हयात बलोच के कत्ल पर पूरे मुल्क में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ये वाक़या 13 अगस्त को पेश आया, जिसमें तुर्बत पुलिस के मुताबिक FC की 2 गाड़ियों के करीब धमाके के बाद फ्रंटियर कोर की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया, और इसी दौरान करीबी बाग में अपने वालिदैन के साथ काम करने वाले हयात बलोच को उनके वालिदैन की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, और बाद में एक FC एहलकार ने उन्हें सरकारी राइफल से गोलियों का निशाना बनाते हुए कत्ल
कत्ल कर दिया। इस वाक़े की तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद शदीद एहतजाज हुआ, जिस पर FC की जानिब से अंदरूनी तौर पर इंक्वायरी के बाद मुलजिम एहलकार को पुलिस के हवाले कर दिया गया और तुरबत पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तारी के बाद FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद चालान अदालत में पेश होगा। अफसोसनाक वाक़या है जो इसलिए भी ज्यादा तशवीशनाक है क्योंकि इसमें खुद सिक्योरिटी एहलकार मुलजिम हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की जानिब से इस तरह के मावराए अदालत कत्ल के ऐसे केसेस माजी में भी तवातुर से पूरे मुल्क में सामने आते रहे हैं। साहिवाल में इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से खवातीन समेत जो फोर्स थी इंसदाद दहशतगर्दी की, उन्होंने 4 अफराद के कत्ल की वारदात की हो, या बलूचिस्तान में पुलिस के हाथों अरमान लूनी के कत्ल का वाकया हो, ऐसे केसेस मुल्क में सिक्योरिटी इदारों के लिए लम्हे फिक्रिया हैं और जरूरत इस बात की है कि इन केसेस में मुलजिमान को ना सिर्फ कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए बल्कि हर केस में आमतौर पर जो फौरी रद्द अमल के बाद मामला अदालतों में लटक जाता है और सजाएं नहीं हो पाती। हुकूमतें भी जो हैं वो बयानात की हद तक तो ज़रूर वादे करती हैं लेकिन अमली तौर पर ऐसे वाक़यात को रोकने में नाकाम है। आज भी वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शरी मज़ारी ने एक ट्वीट में मुतालबा किया कि हयात बलोच का FC एहलकार के हाथों कत्ल नाकाबिल तस्लीम है, नाकाबिल कबूल है, इस वाक़े की तफ्तीश होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि शरी मज़ारी साहिबा खुद हुकूमत का हिस्सा हैं, इंसानी हुकूक की वजीर हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि वो इंक्वायरी शुरू करने का ऐलान करती, लेकिन पता नहीं वो किन से मुतालबात कर रही हैं कि इसकी तफ्तीश करें। सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हुकूक के जो सरबराह हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG FC और IG पुलिस बलूचिस्तान को तलब वो कर चुके हैं। तो इधर मुस्तफ़ा जो सेनेटर मुस्तफ़ा है उनको भी दाद देनी चाहिए। ऐसे में सवाल सिर्फ ये है कि नोटिस और बयानात से हटकर क्या हुकूमत वक्त इस बात को यकीनी बनाएगी कि हयात बलोच के वालिदैन को इंसाफ मिले और ऐसे वाक़यात आइंदा ना हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। A और O लेवल के नताइज से मायूस स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। दुनिया भर में शदीद एहतजाज और हुकूमतों पर दबाव के बाद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने आखिरकार इस बात को तस्लीम किया कि उनकी जानिब से नताइज के लिए एक एल्गोरिदम पर भरोसा करना गलत फैसला था और पहले जारी करदा नताइज को वापस लेने और दोबारा नताइज मुरतब करने का ऐलान कर दिया गया है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक अब जो नताइज जारी होंगे अब उसकी बुनियाद जो है तलबा के स्कूल्स की जानिब से भेजे गए ग्रेड्स पर होंगे और जिन तलबा के ग्रेड्स स्कूल के नतीजे से बेहतर थे उनको भी कम नहीं किया जाएगा। बड़ी जबरदस्त खबर है, लाखों तलबा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सारे मामले में पाकिस्तान में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी के अलावा पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव थे, पेरेंट्स के साथ ये सारे लोग जो थे वो जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ उन्होंने उनसे रब्ता वगैरह भी किया और हमने इस प्लेटफॉर्म से तकरीबन आज हमारा 3रा प्रोग्राम है जो तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात थे कैम्ब्रिज तक पहुंचाने में इन्होंने बड़ा जबरदस्त एक किरदार अदा किया। मुराद राज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद राज साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा एक ही दम जब रिजल्ट्स का ऐलान हुआ प्रेशर आया आप पर भी, फेडरल गवर्नमेंट पर भी, और ये हजारों तलबा के जो था मुस्तकबिल जो था वो स्टेक पर था। अब ये बताइएगा, अब चूंकि खुशखबरी तो वैसे ही सुबह से हम सुन रहे हैं, आपने भी ट्वीट की, हमने भी अब सुना दिया ऑन एयर, अब व्हाट्स नेक्स्ट, आगे अभी क्या होगा? कितने दिनों में ये रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे और स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन है हमारे पाकिस्तान के अंदर वो थोड़े से डिले हो जाएंगे ज़्यादा जस्ट टू अलाउ मोर टाइम फॉर द स्टूडेंट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट न्यूज़ फॉर एवरीवन। बड़ा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा फैसला हो गया जो कि हमारे स्टूडेंट्स का बहुत फ़ायदा हो गया। हमें अपनी यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ेगी, जो इस वक्त बातचीत मेरी हायर एजुकेशन के मिनिस्टर से भी हो रही है इसी सिलसिले में कि स्टूडेंट्स को एडजस्ट किया जाए। विद इन अ फ्यू डेज आई थिंक ये रिजल्ट्स जो हैं ये आ जाएंगे सामने। मेरी कंट्री डायरेक्टर जो हैं मिसेस उस्मा, उनसे कंटिन्यूसली मैं उनके साथ राब्ते में हूँ। उन्होंने कहा था जैसे ही वो रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे द न्यू रिजल्ट्स, तो इंशाल्लाह ताला वो सबसे पहले हमें बताएंगी कि वो कब रिजल्ट्स आने लगे। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज ओनली। उसके बाद मैं आई बीन टॉकिंग टू द यूनिवर्सिटीज के किस तरह एडजस्ट किया जाएगा। देखें, स्पेशल कंडीशंस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने पड़ते हैं और उनके लिए आपको जरा यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर दोस थिंग्स। सो इसलिए अगर हम समझते हैं कि इतने मुश्किल हालात में से जो सिर्फ हम नहीं गुजरे, सारी दुनिया गुजरी है, और इन मुश्किल हालात में से जब पेरेंट्स गुजरे, स्टूडेंट्स गुजरे, हर इंसान गुजरा,
तो इस वक्त वो फैसले करने पड़ेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किए, और वो फैसले सबको करने पड़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपको और मुझे करने पड़ेंगे। एवरीबडी हैज टू मेक दोज डिसीजंस अंडर द सर्कमस्टांसेस दैट वी आर इन राइट नाउ। सो इंशाल्लाह ताला आप देखना बेहतरीन फैसला आएगा। ठीक। अच्छा मुराद साहब, इसमें जो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, एक तो ये कि जो प्रेडिक्टेड ग्रेड्स हैं उसके मुताबिक रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन अगर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स से किसी के अच्छे आ चुके हैं तो वो दोबारा रिवर्स भी नहीं होंगे। तो इस पर कैम्ब्रिज का राजी होना ये काफी बड़ी बात है। मेरे ख्याल से जी बहुत बड़ी बात है, मगर जिस तरह मैंने आदिल साहब आपको पहले कहा कि ये दोबारा अल्लाह ना करे कभी इस तरह की सिचुएशन आए, क्योंकि देखें बहुत सख्ती में से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। हमारे शुक्र है पाकिस्तान के हालात माशाल्लाह इस वक्त कहीं बेहतर हैं बाकी मुल्कों से जहां पे ये प्रॉब्लम्स जो आई हैं, और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा मौका मिला है कि हम स्टूडेंट्स के साथ भी देखें, एक प्रेशर होता है पढ़ाई का, एक होता है फाइनेंशियल प्रेशर, एक सारा वक्त का प्रेशर आप देखें जो कि कोविड की वजह से फैमिलीज में है, घर में बैठे हुए 3-3, 4-4, 5-5 महीने से लोग। सो इसलिए ये सारी चीजें मिला के आई थिंक इट इज अ रियली गुड डिसीजन दैट विल हेल्प आउट एवरीवन। ठीक। अच्छा मुराद साहब, जाते हुए आपसे, चूंकि अभी पंजाब की आपसे हम बात कर सकते हैं, यहाँ फेडरल लेवल पर शफकत महमूद साहब से हमने 2-3 इंटरव्यूज़ किए, HEC के चेयरमैन से भी किए, सिंध के वज़ीर तालीम से भी किए, KP से भी किए, बलूचिस्तान से भी किए। बार बार जो स्टूडेंट्स की तरफ से एक कंप्लेंट आती है, चूँकि आपने फाइनेंसिस की बात की कि दे आर स्ट्रगलिंग, स्पेशली ऐसे जो दूर दराज इलाकों से हैं, उन्हें इंटरनेट के भी मसाइल थे, अभी उनके एग्ज़ाम्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के साथ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपने कुछ तय किया या नेगोशिएशंस चल रही हैं कि कम से कम इसमें थोड़ी बहुत फीस उनको जो है 20-25% वेव ऑफ कर दी जाए? देखिए स्कूल्स के अंदर तो जब से कोविड शुरू हुआ है मार्च से, हमने स्कूल्स के अंदर तो 20% ऑफ दी है इन ऑल द स्कूल्स, और 95% से ज्यादा केसेस को हमने डील किया है और उनको सक्सेसफुली हमने डील किया है। यूनिवर्सिटीज के लिए हम कोशिश करेंगे, देखें एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक राइट नाउ, फाइनेंशियली बहुत मुश्किल हालात सबके लिए हुए हैं। सो इसलिए अब यूनिवर्सिटी से भी यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि कम से कम जो टेस्टिंग की फीस है या टेस्ट के जो उनको देने पड़ते हैं चार्जेस, उनके अंदर कम से कम कोई ना कोई तो डिस्काउंट उनको मिले। सो इट्स ऑल बीइंग वर्कड ऑन राइट नाउ एज वी स्पीक, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आप देखना 15 सितंबर से सब कुछ होना है। सो 15 सितंबर से पहले वी आर टॉकिंग टू देम एंड टॉकिंग टू एवरीबॉडी एल्स टू हाउ टू एट लीस्ट मेक देयर लाइव्स अ लिटिल ईजियर। चले मुराद राज साहब, फिंगर्स क्रॉस, होप कि आप उन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।